गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम पेरेंटल केयर इन एमपीवीए की स्टडी करेंगे। पेरेंटल केयर इन एमपीवीए, इससे जस्ट पहले जो हमने स्टडी की थी वो की थी हमने पेरेंटल केयर इन फिशेस, मछलियों में किस प्रकार से माता पिता के द्वारा अंडों की एवं शिशुओं की, यानी पेरेंट्स के द्वारा किस प्रकार से शिशुओं की या अंडों की देखभाल उस समय तक की जाती है जब तक वो स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सुरक्षा परभक्षियों से करने योग्य न हो जाए। इसी प्रकार से एम्फीबिया जो एनिमल्स हैं, कौन से एम्फीबिया जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर अंडों एवं शिशुओं की देखभाल पेरेंट्स द्वारा उस समय तक करना जब तक कि वे स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सुरक्षा परभक्षियों से करने योग्य नहीं हो जाते, पेरेंटल केयर कहलाती है। ठीक है, देखो, सर्वाइव होने हेतु ये क्रिया प्राणियों में स्वाभाविक गुण के रूप में पाई जाती है। ठीक है, एक या दोनों जनकों के द्वारा ये क्रिया की जाती है, या तो मादा करेगा या नर करेगा या दोनों कर सकते हैं। एम्फीबिया जो फाइल यानी क्लास है, टेट्रापोड की क्लास है, टेट्रापोड सुपर क्लास है, उसमें एम्फीबिया जो है उनमें अंडों और शिशुओं की देखभाल करने के लिए बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, और उनकी विविधता किसी भी अन्य समूह में इतनी विविधता नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे यूरोडाइल्स एपोडाइल्स की अपेक्षा एन्यूरन्स जो है, एन्यूरा जो ऑर्डर है उसमें बहुत अधिक पैतृक रक्षण की क्रिया पाई जाती है, यानी एन्यूरा, इसके अंदर सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर की घटना पाई जाती है। ठीक है ना। तो एम्फीबिया जो एनिमल्स हैं उनके अंदर पेरेंटल केयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरीज में। पहला है फर्स्ट, घोंसलों का निर्माण करना, इसे बोलते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट। घोंसलों का निर्माण, घोंसले या शिशु पालन गृह, शिशु पालन गृह। ठीक है, इसके द्वारा इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट या प्रोटेक्शन यानी नेस्ट कोमा नर्सरीज एंड शेल्टर्स। ठीक है, अब देखिए प्रोटेक्शन बाय नेस्ट के अंदर देखो कि इसके अंदर एक तो ये हो गया, दूसरा है यानी पेरेंट्स के द्वारा डायरेक्ट प्रोटेक्शन, डायरेक्ट प्रोटेक्शन बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा डायरेक्ट प्रोटेक्शन करना। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर बात करें घोंसलों का निर्माण, कुछ एम्फीबियंस क्या करते हैं कि यानी घोंसले पालन गृह बनाने या इसके स्थल के चुनाव के लिए बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। यानी जहां पर घोंसले का निर्माण करना है या शिशु पालन गृह का फॉर्मेट यानी इसको फॉर्मेट करना है, उसको बनाना है, ठीक है, तो उस जगह का बहुत स्पेशल तरीके से चुनाव किया जाता है, उसमें बहुत अधिक सावधानी बरती जाती है। जैसे ट्रॉपिकल जो रीजन है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उनके मेंढक और जो बैट होते हैं अपने अंडे जल स्रोत के निकट, जैसे जल स्रोत, इस जल स्रोत के पास की ये जो मिट्टी है
नम जो मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी है? नम मिट्टी है। इस नम मिट्टी के अंदर, जैसे उधर आप इधर देखिए, ये जल स्रोत है, इसमें ये जल बराबर है। यहाँ पर जो नम मिट्टी होती है, जल स्रोत के पास में नम मिट्टी होती है, उसमें वो अंडे देना पसंद करते हैं, यानी नम स्थान को वो चूज करते हैं। इसके अलावा इन जल स्रोतों के पास में जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी क्या नाम है एम्फीबियंस होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ों की पत्तियों के ऊपर रहते हैं और पेड़ों की पत्तियों के ऊपर ही वो क्या करते हैं, यानी वृक्षों पर रहने वाले एम्फीबियंस, जैसे रेकोफोरस। कौन सा आता है? रेकोफोरस। देखो, अगर रेकोफोरस की बात करें, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है जिसकी टहनियाँ, जैसे हमारे जो कोई भी जल का स्रोत है उसके पास में कोई पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो अगर जल स्रोत में लटकी हुई है, ऊपर की तरफ से लटकी हुई है, तो क्या करते हैं, जैसे रेकोफोरस जो एनिमल है, जो एम्फीबिया है, ठीक है, वो क्या करता है, उन लटकती हुई टहनियों की जो पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर उन अंडों को चिपका देते हैं, जिससे उनसे शिकारी प्राणी पहुंच नहीं पाते। उन अंडों में जैसे स्फुटन होता है, लार्वा डायरेक्ट पानी में गिर जाता है और पानी में गिरने के बाद में उसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात करें अगर कि जैसे हाइला, किसकी बात करें, हाइला नेबुलोसा, वो क्या करता है, जो पेड़ पौधों की जो सूखी पत्तियां होती है किनारे के ऊपर, उनको चिपका कर उनको क्या कर देता है, घोंसले के टाइप में बना लेता है और उनके अंदर अंडे रख देता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, ठीक है। तो अलग अलग जीवों के अंदर, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे हेलीबैंडर की का नर नदी के पेंदे में, हेलीबैंडर जो एम्फीबिया होता है उसका जो नर होता है, जैसे ये नदी है, नदी का जो पेंदा है उसके अंदर जो बजरी और कंकड़ पत्थर होते हैं, उनके अंदर नीचे की तरफ जो घोंसला बनाता है वहाँ अंडे देता है नदी के पेंदे में। कहाँ पर? नदी के पेंदे के अंदर ये घोंसला बनाता है और वहीं पर वो अंडे देना पसंद करता है, ठीक है। और इसके अलावा नर स्फुटन होने तक घोंसले के द्वार पर, यानी जैसे मान लीजिए मादा ने यहाँ पर अंडे दे दिए, अब नर इनकी सुरक्षा के लिए इसकी पहरेदारी करता है। जिस प्रकार से मैंने आपको स्टिकल बैक मछली का बताया था कि मादा अंडे देने के पश्चात नर उसके बाहर, उस घोंसले के बाहर की तरफ पहरेदारी करता है, उग्र हो जाता है, उसका देह अधर भाग होती है, बॉडी के अधर भाग होती है और रेड कलर की हो जाती है। वो अन्य किसी भी दुश्मन पर भक्षी प्राणी को उसके पास में आने नहीं देता, उसको वो मारकर भगा देता है। उसी प्रकार से प्रोटेक्शन बाय नेस्ट के अंदर कुछ देखो 3-4 मैंने पहले मेथड्स बता दिए आपकी। कुछ तो जल स्रोत के ऊपर लटकी हुई टहनियों की पत्तियों के ऊपर वो देते हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ों के ऊपर जो एम्फीबियंस रहते हैं। इसके अलावा कुछ सूखी पत्तियों को घोंसला बना लेते हैं, कुछ नम स्थान पर देते हैं, जल स्रोत के पास में जो नम स्थान होता है वहाँ पर ये अंडे देने का वर्क करते हैं। और कुछ जो काम करते हैं वो यानी जैसे नदी के पेंदे के अंदर जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, सुरक्षित स्थान की तलाश करके, सुरक्षित स्थान की तलाश करके वहाँ पर अंडे देती है मादा और नर उनकी पहरेदारी करने का कार्य करता है। इसके अलावा कुछ एन्यूरा अपने अंडे पानी पर तैरते हुए फैन के घोंसलों में देते हैं। किसके घोंसलों में देते हैं? फैन के घोंसलों में, ठीक है। हाइला फेबर वृक्ष में रहने वाला उभयचर है। किसमें रहने वाला है? उभयचर है, वृक्ष पर रहने वाला। इसका नर छिछले जल में, कीचड़ में शिशु, छिछले जल में शिशु पालन गृह बनाता है। क्या देता है? शिशु पालन गृह बनाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की इसमें प्रोटेक्शन पाई जाती है। कुछ पानी के अंदर घोंसला बनाते हैं, कुछ पानी के किनारे के ऊपर नम भूमि होती है उसके ऊपर घोंसला बनाते हैं, कुछ पानी के ऊपर लटकी हुई टहनियों की पत्तियां, यानी पत्ते पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती है उसकी पत्तियों के ऊपर घोंसला बनाते हैं, ठीक है। कुछ छिछले पानी के अंदर अंडे देते हैं, उनकी नर सुरक्षा करता है। तो ये कुल मिलाकर बात है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट।
अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट प्रोटेक्शन बाय पेरेंट्स, माता पिता डायरेक्ट उनकी प्रोटेक्शन करें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोटेक्शन बाय पेरेंट्स। और डायरेक्ट प्रोटेक्शन बाय पेरेंट्स के अंदर हम देखो, डायरेक्ट प्रोटेक्शन के अंदर हम देखते हैं वो ये है, पहला डायरेक्ट प्रोटेक्शन बाय नेस्ट के अंदर देखिए, फर्स्ट है यानी माता पिता स्वयं उनकी सुरक्षा करें, किसी घोंसले में छोड़कर नहीं आए, अपने पास में उनको रखें। और वो कितने तरीके से रख सकते हैं, अडेशन विथ बॉडी, देह में आसंजन, पहला है देह में आसंजन, इसे बोलते हैं अडेशन विथ बॉडी, अडेशन विथ बॉडी, बॉडी के साथ में रखना, यानी देह पर आसंजित अनेक उभयचर अंडों को अपने पास रखकर इन्हें अपनी बॉडी से चिपका लेते हैं, अपनी बॉडी से चिपका लेते हैं। जैसे डस्की सैलामेंडर, डस्की जो सैलामेंडर होता है, ठीक है, कि मादा अंडों को लड़के समान यानी माला बनाती है और माला के समान अपनी बॉडी के अंदर अपनी गर्दन जो होती है, ग्रीवा होती है, उसमें सुरक्षित अवस्था में बनाए रखती है। मतलब जितने भी अंडे होते हैं उनकी माला बना ली जाती है, लड़ बना ली जाती है। जैसे अपने मोतियों की जो माला होती है उसी प्रकार से मोतियों के रूप में उसको एक दूसरे से चिपका कर उन सभी को एक लड़ के अंदर रखने का कार्य करती है, ठीक है, किसमें, डस्की सैलामेंडर के अंदर, ठीक है। इसके कुछ जब तक उनको रखती है तब तक रखती है जब तक उनसे शिशु यानी अंडों में स्फुटन होकर शिशु बाहर न आ जाए और वो फ्री स्विमिंग ना कर ले। तो ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन हो गया, बॉडी के ऊपर अंदर रख लिया गया इसको, ठीक है। कुछ जैसे कुछ नर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अंडों को अपने जो पंजे होते हैं यानी जो नर अपने जो पाद होते हैं, पैर होते हैं, देखो मेंढक में दो होते हैं, हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब। जो हाइंड लिम्ब होते हैं, पश्चिम पाद होते हैं, उनके ऊपर चिपका लेते हैं अंडों को। जैसे ये पाद है, इसके ऊपर इन अंडों को चिपका लेते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये भी देह में आसंजन हो गया, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका का जो एक मेंढक है उसका नाम है ऑर्थोलेप्टेरस, नम भूमि पर अंडे देता है, किंतु स्फुटन होने के बाद जनक जो होते हैं उन शिशुओं को अपनी पीठ के ऊपर लेकर घूमता है जब तक वो एक मेंढक के अंदर कायांतरित न हो जाए, क्योंकि वो शिशु जो टेडपोल जो लार्वा होता है वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। अंडे कहाँ देते हैं, नम भूमि पर, लेकिन नम भूमि में उन अंडों के स्फुटन होते ही उन बच्चों को कहाँ पर रख लिया जाता है, पीठ के ऊपर, और तब तक रखा जाता है जब तक उनके अंदर किसी भी सेल्फ प्रोटेक्शन की कैटेगरी में वो न आ जाए। फिर आता है इसका बी, सेकेंड, ब्रॉड डेवलपमेंट इन मार्सपियम, डेवलपमेंट इन मार्सपियम यानी शिशुधानियों में परिवर्तन, शिशुधानियों में परिवर्तन, डेवलपमेंट इन मार्सपियम। जैसे हमने कंगारू का नाम सुना, मैक्रोपस का नाम सुना है। मैक्रोपस में कंगारू में जो बच्चे होते हैं वो अनमेच्योर बेबी पैदा होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते, खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते।
अतः उनमें जो अनमेच्योर बेबी होते हैं वो कंगारू की चेस्ट के ऊपर एक थैलेनुमा संरचना होती है, शिशुदानी होती है, इसे मार्सुपियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्सुपियम, शिशुदानी। बच्चे को पैदा होते ही उसके अंदर रख लेती है मादा, और उसी के अंदर वो ब्रेस्ट से वो क्या करते हैं, मिल्क फीड करते रहते हैं, उसी के अंदर वो बड़े होते हैं। इसी प्रकार से कुछ जातियों के अंदर जो मेंढक होते हैं उनमें शिशुदानी पाई जाती है। उनकी मादा अपनी पीठ के ऊपर एक अंडा, खुली अंडाकार गर्त समान रचना बनाती है, एक बंद पाउच, छोटे छोटे कक्षों में अंडों और टेडपोल को धारण किए हुए रहती है। ये अंडे यहीं पर लघु मेंढकों में रूपांतरित परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी पीठ यानी इनके अंदर शिशुदानियां विकसित हो जाती है। जिस प्रकार से कंकर, आपने हिप्पोकैम्पस का देखा होगा, हिप्पोकैम्पस के अंदर एक ब्रॉड पाउच पाया जाता है, भ्रूण कोष्ठ पाया जाता है वो। लेकिन अगर कंगारू का अगर देखते हैं तो कंगारू के अंदर एक शिशुदानी पाई जाती है, मार्सुपियम। उसी के समान मादाओं के अंदर कुछ एम्फीबियंस होते हैं, उनकी मादाओं के अंदर भी इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है। जैसे गैस्ट्रोथीका नामक मार्सुपियल मेंढक अतिरिक्त सभी ओर से बंद रखती है, यानी ब्राजील का जो हाइला है इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे का हम जो देख रहे हैं वो है, देखिए आगे में देखिए, इसमें थर्ड है वो है थर्ड जो है ऑर्गन एज ब्राउन पाउच, ऑर्गन एज ब्रॉड पाउच, ब्रॉड पाउच यानी भ्रूणदानी समान अंग, भ्रूणदानी समान अंग। ठीक है, देखो एक राइनोडर्मी डर्विनाई नामक एक दक्षिणी अमेरिका का नर मेंढक अपने जो वाहक कोष होते हैं जिनसे वो टर टर की आवाज निकालता है, जो वाहक कोष होते हैं उनका उपयोग जनन काल के अंदर ब्रॉड पाउच के रूप में यूज में लेता है। इसमें 10 से 15 निषेचित अंडों का परिवर्तन पूर्ण होने तक रख सकता है। किसमें? वाहक पाउच। ठीक है ना, जो वाहक कोष होते हैं उन कोषों को वो ब्रॉड पाउच के रूप में यूज में लेता है और 10 से 15 निषेचित अंडों को उसके अंदर रख सकता है जब तक उनसे स्फुटन की क्रिया पूर्ण न हो जाए। और ये फ्रॉगलेट के रूप में विकसित होकर यही से बाहर निकलते हैं। किस रूप में? फ्रॉगलेट के रूप में, यानी वाहक कोषों से अंडों में स्फुटन होता है और उन्हीं से फ्रॉगलेट के रूप में वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो किसमें पाया जाता है? मैंने आपको बताया राइनोडर्मी डर्विनाई नामक दक्षिणी अमेरिका का नर मेंढक जो अपने वाहक कोषों को ब्रॉड पाउच यानी भ्रूणदानी के रूप में यूज में लेता है। जैसे हिप्पोकैम्पस के अंदर जो नर होता है उसके अंदर अधर सतह पर एक शिशुदानी होती है जिसे ब्रॉड पाउच कहते हैं। मादा उन ब्रॉड पाउच के अंदर निषेचित अंडों को विसर्जित करती है। उसी प्रकार इस मेंढक के अंदर भी राइनोडर्मी डर्विनाई जो अमेरिका में जो मेंढक होता है उसमें जो नर होता है जिसके वाहक कोष होते हैं उसके अंदर निषेचित अंडों को 10 से 15 निषेचित अंडों को रखा जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक उसमें से फ्रॉगलेट नामक जो शिशु होते हैं वो बाहर की तरफ न आ जाए। फिर है चौथा, 4th नंबर, विविपेरिटी। देखो
कुछ एन्यूरा ओवोविविपेरस होते हैं। ओवोविविपेरस का मतलब यह है कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं देते, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और मादा निषेचित अंडों को कुछ समय के लिए मां के गर्भाशय में अंदर रखती है। अंडा सिर्फ गर्भाशय के अंदर पड़ा रहता है, उसका किसी प्रकार से कोई कनेक्शन प्लेसेंटा नामक जैसी कोई संरचना नहीं होती। लेकिन उन्हों अंडों में स्फुटन की क्रिया मां के गर्भाशय के अंदर ही होती है। मां के गर्भाशय से जब वो बाहर निकलता है तो एक शिशु के रूप में ही बाहर निकलता है, उसे हम ओवोविविपेरस कहते हैं। अर्थात मादा अपने अंडों को अंडवाहिनी में रोके रखती है, ओविडक्ट, और यहीं से जीवित शिशु बाहर निकलते हैं। अफ्रीका का जो बेग नेक्टोफ्राइनेज जो मेंढक है अपने फ्रोगलेट को जन्म देते हैं, छोटे से फ्रोगलेट को। सैलामेंडर जो होता है, सैलामेंडर के अंदर शिशु ही बाहर निकलते हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि ये जरायुज है, ऐसा लगता है कि वो जरायुज है, लेकिन वो ओवोविविपेरस है, यानी उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और निषेचित अंडों को ओविडक्ट या यूट्रस के अंदर रखा जाता है और वहीं पर उनमें स्फुटन की क्रिया होती है और वहीं से वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 मेथड हैं जो डायरेक्ट पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं बच्चों को। पहला हमने बताया था कि नेस्ट घोंसले का निर्माण करके, और दूसरा बताया था डायरेक्ट पेरेंट्स के द्वारा। ये अपना लेसन कंप्लीट होता है पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्नैक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? स्नैक्स, सर्पों के बारे में। ठीक है, जय हिंद।